तो अगर आत्महत्या थी तो फिर रोशनी कुमारी को सस्पेंड क्यों किया गया? बिल्कुल गलत हुई तब तो उनको सस्पेंड किया गया। साफ साफ दिख रहा था, खरोचे हैं, प्राइवेट पार्ट में चोट है। और बच्ची ने अपनी माँ को कहा भी है, जब बेहोश से होश में आई तो बच्ची ने कहा भी है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जो कह रहे हैं कि हम अपराधियों को कब्र में गाड़ देंगे, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कब्र में गाड़ेंगे जरूर, लेकिन कब गाड़ेंगे? जब उनकी खुद की बेटी, बहन और बहू के साथ ये कांड होगा। कि अभी तक तो सारा केस या तो परिवार वालों पर डाला जा रहा है, या तो परिवार को छोड़कर अगर देखा जाए तो आत्महत्या कह दिया जा रहा है। आपकी पुलिस निकम्मी है, खोज नहीं पा रही है। आपकी पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया। हमारे महान डीजीपी विनय कुमार दबाव बना रहे हैं पीड़ित परिजनों पर। ये कह रहे हैं कि आप मान लो कि आपकी बेटी ने आत्महत्या की है, उसके साथ कोई गलत नहीं हुआ। जी, नीतीश कुमार को अपने पुलिस पर भरोसा नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। नीट छात्रा कांड मामले में एसआईटी की भी गठन की गई थी, लेकिन एसआईटी ने भी इस पूरे मामले में उद्भेदन नहीं कर पाई। और डीजीपी साहब जो विनय कुमार हैं, परिवार वालों को कल बुला करके कहते हैं कि मान लीजिए आपकी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल की रिपोर्ट चीख चीख कर ये बता रही है कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। 3 से 4 तारीख का जिक्र करेंगे हम आपको। पहली तारीख है 6, जिस दिन बच्ची बेहोशी की हालत में पाई गई थी। फिर दूसरा तारीख है 9, जिस दिन बच्ची की मौत हो गई, या फिर कहें हत्या हो गई। अब ये जांच का विषय है। फिर आते हैं 16 तारीख। 16 तारीख को एसआईटी का गठन किया गया था और आज है 31 तारीख, जब इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने बिहार पुलिस पर, अपने आला कमान, अपने अफसरों पर भरोसा नहीं है। उनको नहीं लग रहा है कि ये लोग सक्षम हैं इस नीट छात्र कांड मामले में। नीट छात्रा को लेकर लगातार आपने देखा होगा हमारे जो 2 सहयोगी हैं उन्होंने किस तरीके से खबरें दिखाई और पुख्ता खबरें दिखाई, लगातार आपको अपडेट देते रही। जिस तरीके से हमारे दाहिने साइड में कोमल है और बाएं साइड में शालिनी है, हम दोनों से बात करेंगे और जानने समझने की कोशिश भी करेंगे। आज सीबीआई को हैंडओवर इस केस को कर दिया गया है और गृह विभाग की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। और इस मामले में क्या कुछ हुआ और कहां कहां लगा, बिहार पुलिस की भद पीटी, किरकिरी हुई और फिर आज जाकर के सद्बुद्धि आया है बिहार पुलिस को भी और बिहार सरकार को भी। सम्राट चौधरी ने कल कई अफसरों पर डांट फटकार लगाया है। डीजीपी हो, गृह सचिव हो, तमाम लोगों को बुला करके घंटों बैठक हुई और फिर कहा गया कि डांट फटकार लगाया गया और आज जाकर के सीबीआई को केस सौंप दिया गया है। हम कोमल से शुरुआत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कोमल जब लगातार इस केस को देखते रही हैं और दर्शकों को खबर के माध्यम से बताती रही हैं, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, क्या समझा और एक बिहार की लड़की होने के नाते क्या देख पा रही हैं कि बिहार पुलिस सक्षम क्यों नहीं है इस मामले में? क्या कोई किसी को बचाना चाह रहा है? बिहार पुलिस का रवैया इस मामले में ऐसा क्यों रहा है कि परिवार जो पीड़ित हैं उनको ही फंसाने की कोशिश की जा रही है? कोमल, देखिए विशाल, सबसे पहले बात अगर करें बिहार पुलिस की, तो बिहार पुलिस जरूर किसी को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से कल डीजीपी विनय कुमार का ये बयान सामने आया कि मान लीजिए कि ये हत्या, ये जो बच्ची के साथ हुआ है वो दुष्कर्म नहीं हुआ है। आखिर परिवार क्यों मान ले? जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आए, एफएसएल की टीम ने, जो फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि बच्ची के कपड़े से मेल स्पर्म मिला है जी। और अगर ये बात थी कि ये इसमें आत्महत्या ही कहा गया, तो आखिर पुलिस प्रशासन ने रोशनी कुमारी को सस्पेंड क्यों किया गया? बिल्कुल, क्योंकि रोशनी कुमारी ने भी तो आत्महत्या ही कहा था जी। रोशनी कुमारी भी तो वही कह रही थी जो आज विनय कुमार कह रहे हैं, एएसपी अभिनव कुमार कह रहे हैं, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा भी वही कहते नजर आए थे कि बच्ची ने आत्महत्या की। तो अगर आत्महत्या थी तो फिर रोशनी कुमारी को सस्पेंड क्यों किया गया? बिल्कुल, गलत हुई तब तो उनको सस्पेंड किया गया।
कुछ तो मामला था, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ पुष्टि हुई कि बच्ची के साथ गलत हुआ। उसके बाद फॉरेंसिक टीम में भी ये जो जांच दी, उसके बाद उस रिपोर्ट में भी कहा गया कि बच्ची के साथ गलत हुआ है, और परिवार भी यही कहते रहे। और पुलिस प्रशासन हमेशा सुसाइड की गुत्थी ही कहती रही कि सुसाइड है, हमेशा परिवार वालों पे शक जताती रही कि परिवार वाले आखिर उस बच्ची को लेने क्यों आए। स्कॉर्पियो से लेने आते हैं 27 दिसंबर को, उस पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि पूरा परिवार उठकर उस बच्ची को क्यों लेने आया। बच्ची वापस जब आती है तो ट्रेन से आती है, पूरा बच्ची मिलती है बेहोश पटना के हॉस्टल में, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, लेकिन जांच होता है जहानाबाद में। आखिर ऐसा क्यों, जबकि जहानाबाद के मेडिकल स्टोर्स में भी साफ साफ कहा गया कि बच्ची कभी दवाई लेने आई ही नहीं। जी। जब ये बयान आ चुका तब जाकर फिर से क्यों मान ले पूरा परिवार कि ये सुसाइड यानी कि आत्महत्या है। बिल्कुल, तो अब हम शालिनी से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि पटना पुलिस आखिर कहां पर चुकती रही, पटना पुलिस क्या अंधेरे में तीर मारती रही इस मामले को लेकर के। जहानाबाद उस दवाई दुकान पर जाती है जहां से दवाई ली गई थी, और कहा जा रहा था कि वो जो दवाई था नींद का दवाई था। फिर हमने जब उनके पिताजी से बात करने की कोशिश की, बात में उन्होंने बताया कि नींद का दवाई नहीं बल्कि हार्ट का दवाई था वो। तो आप कहां पर देख पा रही हैं कि पटना पुलिस की गलती कहां पे रही, क्या वो अंधेरे में तीर मारते रही? शालिनी, आप लगातार खबर के माध्यम से बताती रही हैं। देखिए विशाल, शुरुआत से ही इस पूरे मामलों में कई लूप होल्स है जी। सबसे पहले अगर बात करें तो जब इस घटना के बारे में चित्रगुप्त थानाधिकारी रोशनी कुमारी को जब सूचना दी गई कि एक बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई है, उस वक्त ही उन्हें हॉस्टल में जाकर तमाम जो सीन है, क्राइम सीन को सील करना चाहिए था। पहली गलती उन्होंने ऐसा नहीं किया। उससे भी बड़ी गलती कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके थाना क्षेत्र में आखिर शंभू गर्ल्स हॉस्टल है कहाँ। तीसरी गलती कि जहां उन्हें डीवीआर की सीसीटीवी की जो फुटेज होती है, डीवीआर लेने खुद पहुंचना चाहिए था, या फिर एक ऐसे अधिकारी को पहुंचाना चाहिए था, भेजना चाहिए था जिनको तकनीकी जानकारी है इन मुद्दों के बारे में कि कैसे आप एक क्राइम सीन पर जाके सबूत को उठाकर सही सलामत लाते हैं बिना क्राइम सीन को छेड़छाड़ किए। लेकिन वो ना खुद पहुंचती है, ना किसी काबिल अधिकारी को भेजती है। जाता भी वहां पे कौन है? उनका प्राइवेट ड्राइवर, जिनको खुद रोशनी कुमारी ने नहीं भेजा था। प्राइवेट ड्राइवर अपनी मर्जी से वहां पे जाता है इंसानियत के नाते, क्योंकि वो ड्राइवर होकर भी वो जो व्यक्ति है उस बच्ची को इंसाफ दिलाना चाह रहा था। लेकिन एसआई रोशनी कुमारी और तमाम जो उनके ऊपर एक एक रैंक के बड़े अधिकारी बढ़ते गए, जिन्होंने शुरुआत से ही इस पूरे मामले को बस गोल मोल घुमाया। उसके बाद आते हैं सबसे पहले कि आखिर 17 घंटा का सीसीटीवी फुटेज है कहां। 5 तारीख के शाम 5:30 बजे से लेकर 16 तारीख के दोपहर 2:30 बजे तक, बिल्कुल अभी तक इस पर कोई खुलासा क्यों नहीं हुआ है कि आखिर 17 घंटे का सीसीटीवी फुटेज है कहां। देखिए विशाल, पूरा पटना इस वक्त सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहा है, इंसाफ की मांग कर रहा है। लेकिन देखिए, अगर पत्रकार के तौर पे बात की जाए तो हमें सिखाया जाता है कि आप किसी का फेवर ना ले, आप दोनों पक्षों की बात रखें। लेकिन आज हम एक लड़की होने के नाते और इंसानियत के नाते कहना चाहेंगे कि जहां पर पूरा बिहार, पूरा पटना सड़कों पर उतरकर इंसाफ की मांग कर रहा है, तो दूसरी ओर हमारे महान डीजीपी विनय कुमार दबाव बना रहे हैं पीड़ित परिजनों पर। ये कह रहे हैं कि आप मान लो कि आपकी बेटी ने आत्महत्या की है, उसके साथ कोई गलत नहीं हुआ जी। माँ सामने आती है मीडिया के सामने, वो खुद बयान देती है कि डीजीपी साहब उनसे ऐसी बातें कर रहे, तो आखिर अब तक जो नीतीश कुमार अब इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं, पहले समृद्धि यात्रा में बिजी थे सम्राट चौधरी, अब कह रहे हैं कि सीबीआई को ये पूरा मामला हैंडओवर कर दिया गया है, तो अब तक डीजीपी को लेकर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। डीजीपी जो पूरा मुख्यालय उनके अंडर में आता है, वो एक बड़ी अधिकारी है, उनकी जवाबदेही थी ये कि बच्ची को इंसाफ मिले। लेकिन उन्होंने क्या किया, उल्टा परिवार के, पीड़िता के परिवार पर दबाव बनाया। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल बनता है कि आखिर उन पर निलंबन की गाज क्यों नहीं गिरी, आखिर उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। आपको क्या लग रहा है कि क्या इस पूरे मामले को लेकर जो सच में जो स्टार्टिंग से ये कहा जा रहा है, पप्पू यादव भी कई बार खुलासे कर रहे हैं कि कोई बड़े रसूखदार व्यक्ति को बचाया जा रहा है। वरना आप खुद ही सोचिए कि एक डीजीपी जो खुद एक तरह से कहें कि धमकी देने पर उतर आए हैं, इससे पहले
रोशनी कुमारी भी धमकी देती नजर आई। अब डीजीपी खुद इस मामले में धमकी दे रहे हैं, विनय कुमार धमकी दे रहे हैं, पीड़ित परिजनों पर दबाव बना रहे हैं कि तुम मान लो कि तुम्हारी बेटी के साथ गलत नहीं हुआ। जरा सोचिए, एक माँ जिन्होंने अभी रिसेंट में अपनी बच्ची को खोया है, और सिर्फ खोया नहीं है, गंदे तरीके से खोया है। उस बच्ची ने क्या क्या दर्द झेला उन 2 दिनों के अंदर, जब वो अपने आबरू को बचाने के लिए लड़ती रही। अब उसी माँ को, उसी पिता और उसी भाई को ये कहा जा रहा है कि तुम ये मान लो कि तुम्हारी बहन ने आत्महत्या किया, उसके साथ कोई गलत नहीं किया। तो क्या यहाँ पर सम्राट चौधरी को और नीतीश कुमार को विनय कुमार पर क्या कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए था? क्या विनय कुमार पर निलंबित नहीं कर देना चाहिए था? साफ तौर पर उस माँ पर क्या बीत रही होगी, क्या गुजर रही होगी, ये तो पूरा बिहार जान रहा है। लेकिन पुलिस विभाग देखिए कितना निर्मम है। निर्मम इस मामले में है कि जिस तरीके से जांच हुई, जिस तरीके से लीपापोती करने की कोशिश की गई डे 1 से, और फिर एएसपी साहब हो, एसपी साहब हो या फिर एसएसपी साहब हो, तीनों का एक लाइन में बयान, आपकी बेटी ने सुसाइड किया है नींद की गोली खा करके। सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पर होती है। लेकिन अब इन तीनों पर कार्रवाई कब होगी, बिहार की जनता जानना चाहती है। और दूसरा सवाल है विशाल की मनीष रंजन के बारे में, जब ये खुलासा हो चुका है जी कि उस दिन उन्होंने झूठ कहा था कि वो देहरादून में थे जबकि वो पटना में थे। अगर ये बात सामने आ चुकी है, अगर इस बात का खुलासा हो गया है, तो आखिर क्यों मनीष रंजन को अपराधी मानकर उनसे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? डायरेक्ट उन्हें गिरफ्तार करके ये क्यों नहीं माना जा रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा झूठ कहा था? जो कि हॉस्टल के ओनर भी है, वो सब कुछ जानते हैं शुरुआत से ही। क्योंकि यहाँ पर सच में ये सोचने वाली बात है कि कोरोना काल से पहले जो आदमी 15,000 की नौकरी कर रहा था, आज उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल। और एक और बात सामने आया था शालिनी कि मनीष रंजन उस दिन जहानाबाद से पटना आ रहे थे और बच्ची भी उसी समय जहानाबाद से पटना आ रही थी, यानी मनीष रंजन का लोकेशन भी सेम था। तो इस बात पर जांच क्यों नहीं हो रही है जब लोकेशन पता चल चुका है? आपने कहा कि वो संचालक है, उनको सब कुछ पता है, तो लोकेशन उनके सामने है, तो पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? पप्पू यादव हर समय यही कह रहे हैं कि मनीष रंजन और नीलम अग्रवाल, हर बार यही कह रहे हैं कि मनीष रंजन और नीलम अग्रवाल के बेटे शामिल हैं। तो डीएनए सैंपल्स भी दबाव में लिए जाते हैं नीलम अग्रवाल के बेटे से, मनीष रंजन के बेटे से। इतनी बार कहा गया है कि उन लोगों को जांच पूछताछ करनी चाहिए, तो क्यों नहीं किया जा रहा है? ये सवाल आज भी है। देखिए, मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहता हूं। इस सवाल बेहद संवेदनशील और एक देखिए समझ के देने वाला जवाब है, क्योंकि नीलम अग्रवाल जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल की संचालिका थी, मालकिन थी, उनके पति के नाम पर हॉस्टल चलता था। नीलम अग्रवाल के बारे में कहा जा रहा है, जो ऑडियो कॉल में जो पप्पू यादव ने सुनाया है, एक नर्स ने जो पूरा खुलासा किया है कि नीलम अग्रवाल पहुंची थी हॉस्पिटल में, कहाँ, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में, और कहा जा रहा था कि बच्ची को, माँ को खरीदना चाह रही थी, वो पैसे दे रही थी कि पैसा लेकर के चुप हो जाओ। सोचिए, बच्ची के साथ गलत हुआ है, उनके साथ रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, साफ साफ दिख रहा था, खरोचे हैं, प्राइवेट पार्ट में चोट है। और बच्ची ने अपनी माँ को कहा भी है, जब बेहोश से होश में आई तो बच्ची ने कहा भी है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। पर हैं, फिर भी एक महिला होकर के इस बात को क्यों नकारती रही और पैसे के बल पर क्यों परिवार को खरीदना चाह रही थी? क्या इसका जवाब नीलम अग्रवाल देंगी? नीलम अग्रवाल को क्यों नहीं पकड़ा गया, पकड़ करके फिर छोड़ क्यों दिया गया? अब पूरा तहकीकात तो सीबीआई करेगी, लेकिन आप दोनों क्या बताना चाहेंगे इस मामले में? आप दोनों भी महिला हैं, महिला के तौर पर क्या देखती हैं? क्या पैसा रसूख ही सब कुछ होता है? किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ गलत हुआ है, उनके साथ खड़ा होना चाहिए था या नहीं खड़ा होना चाहिए था? क्या उनको डर था कि हमारा हॉस्टल बंद हो जाएगा, हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? डर सबसे बड़ी आगे आया सामने। क्या देख पा रही हैं आप दोनों में से? कोमल, आप बताइए। देखिए विशाल, सबसे बड़ी बात है कि पप्पू यादव ने भी ये कहा था कि नीलम अग्रवाल सबसे बड़ी इसमें मामले में शामिल है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले उनकी माँ, बच्ची की माँ से ये कहा था कि हम पैसे दे देंगे, जो मामला है हम सुलटा लेंगे। लेकिन इसके बाद नीलम अग्रवाल को वहां जब पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं, थप्पड़ मारकर जो है थाने ले जाया जाता है। लेकिन आखिर थाने में ऐसा क्या हुआ कि थप्पड़ मारकर ले जाने के बाद भी नीलम अग्रवाल को छोड़ दिया गया? तो इसमें साफ तौर पर
देखा गया कि वो बड़ी बिजनेसमैन है, बहुत पैसे हैं, रसूखदार जो नेता हैं, सभी को बचाया जा रहा है, तभी उनको छोड़ लिया गया। मनीष रंजन को जेल में बस एक दिखावे के लिए बंद किया गया है कि वो कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी मनीष रंजन जेल में है, पोस्टमार्टम एफएसएल की सब रिपोर्ट है, लेकिन फिर भी पुलिस बयान यही दे रही है कि आत्महत्या हुई है। वहीं आपको बता दें कि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की नर्स ने यह भी कहा था कि एक गायनेकोलॉजिस्ट है जो बच्ची की जांच कर रही थी, उनका कहना था कि बच्ची ने अबॉर्शन करवाया है, अबॉर्शन की दवाई बच्ची ने खाई है, यह कहा गया। तो यहां पर भी यही देखा जा रहा है कि इस पूरे मामले को बच्ची के ऊपर डालने की कोशिश की गई और पैसे के वजह से ही ये सब काम किया जा रहा है। नीलम अग्रवाल हो, मनीष चंद्रवंशी हो, सभी ये इसमें मिले हुए हैं। साफ तौर पर देखा गया जिसमें डॉक्टर सतीश भी है इसमें। आप सोचिए, वो बच्ची होश में आती है, अपनी मां से कहती है कि उसके साथ गलत हुआ, लेकिन पिता को बच्ची से मिलने क्यों नहीं दिया जाता? बिल्कुल। अब बच्ची अगर होश में आती है तो अचानक कोमा में कैसे चली जाती है? होश में आने के बाद तुरंत कोई कोमा में नहीं जा सकता है। और फिर सबसे बड़ा जब बात सवाल, पता चलता है कि बच्ची कुछ अपनी मां को बताई है, तो फिर गार्ड मां को बाहर निकाल देता है धक्के दे करके। ये भी बातें सामने आई है। तो आप देखिए नीलम अग्रवाल वहां पर कितना बड़ा गेम कर रही थी, और फिर जिस तरीके से इस पूरे केस को लीपापोती करने की और खरीदने की कोशिश करी जिसकी मां को, तो आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? एक महिला होने के नाते तमाम दर्शकों को क्या बताएंगे कि ये जो एक बड़ा मामला था और बच्ची पर के बॉडी पर निशान थे, वो बचाने की कोशिश कर रही थी खुद को। देखिए विशाल, हमने पहले ही कहा था कि आज इस वक्त इस कुर्सी पर हम एक पत्रकार के नाते बिल्कुल नहीं बैठे, हम बिहार की बेटी के नाते बैठे हैं और इस पीड़िता के बहन के नाते बैठे हैं ताकि उस बहन को इंसाफ मिल सके। अभी कोमल ने बताया कि अंशु अग्रवाल और बाकी लोगों से दबाव में बस डीएनए टेस्ट करवाया गया है, उनका ब्लड सैंपल लिया गया। जरा सोचिए आप यहाँ पर कि बिहार के डीजीपी ही जब परिजनों पर दबाव बना रहे हैं, तो ये कहां तक संभव है कि डीएनए रिपोर्ट जो आएगा वो भी सही आएगा? आप पहले इसका जवाब दीजिए। जब जो बड़ी अधिकारी दबाव बना रहे हैं, डीजीपी खुद इस पूरे मामले को लीपापोती करने में लगे हैं, तो आखिर डीएनए टेस्ट आकर भी क्या हो जाएगा? अगर ये खबरें आ रही हैं कि आज एसआईटी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, क्या दोपहर तक डीएनए रिपोर्ट भी सामने आ जाएगा? लेकिन हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि डीएनए रिपोर्ट जो है 0 आने वाला है, 0 होने वाला है, क्योंकि उसमें भी अपराधियों को क्लीन चिट दिया जाएगा। क्योंकि हम फिर से दोहरा कर कह रहे हैं कि अगर डीजीपी ही इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने खुद ही पीड़िता की मां का बयान सुना है, वो चीख चीख कर कह रही है कि मेरे पास मोटी गड्डी नहीं है, मैं नहीं दे सकती हूं मोटी गड्डी। इसीलिए डीजीपी ने उन्हें कहा कि तुम मान लो कि बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ है, उसने आत्महत्या किया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, वही अगर कह रहे हैं कि तुम ये मान लो, तो ये कैसे संभव होगा कि डीएनए रिपोर्ट जो आएगा वो सच होगा? और बिहार की जनता को ये मान लेनी चाहिए कि डीएनए रिपोर्ट सच आएगी। ये तो होना ही नहीं है, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट साफ साफ गलत आने वाला है। क्योंकि शुरुआत से लेकर ऊपर लेवल से लेकर नीचे तक के जो एक एक अधिकारी है या जो वरिष्ठ नेता है, वो सब इस मामले में संलिप्त है। क्योंकि कहीं ना कहीं पप्पू यादव जो कह रहे हैं कि हॉस्टल के माध्यम से जो नेता है सेक्स रैकेट चलाते हैं, वो भी बात अब बिल्कुल सच लग रही है। क्योंकि देखिए, ये नेता है, आप इनसे जब भी सवाल पूछेंगे तो ये बस जंगल राज की कहानी दोहराएंगे, जंगल राज को याद करेंगे कि जरा आप सोचिए, उस वक्त एक आईएएस अधिकारी की पत्नी और उनकी मां के साथ गलत हुआ। ठीक है, हम मानते हैं उस समय भी गलत हुआ, लेकिन तब की बातें ही क्यों करनी? आप आज का देखिए ना, जब आपके डीजीपी ही पूरे मामले को दबाने में लगे हैं, तो पीछे में क्यों जाना है? और ये बात 100% सच है विशाल की डीएनए रिपोर्ट जो आज दोपहर या शाम तक आने वाली है, उसमें से भी कुछ खुलासा नहीं होगा। हम यहाँ बैठे जरूर हैं, हम यहाँ पर चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों में इस मामले को ऐसे ही गोल मोल करके शांत कर दिया जाएगा। क्योंकि बिहार की एक एक जनता जान रही है कि उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा। और देखिए शालिनी, ये सच है। आपने कहा अभी कि डीएनए रिपोर्ट जो आएगा
वो सबूत जो कहा जाएगा कि सबूत है, ये सबूत भी मिटा दिया जाएगा। ये सच है, कहीं ना कहीं ये सच है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया तो सुसाइड, बिल्कुल एफएसएल की रिपोर्ट आई तो सुसाइड, और यहां तक कि ये भी सामने आया कि डीएनए रिपोर्ट में जो है कि 18 से 24 साल के जो युवक है वो शामिल है, और मेल स्पर्म जो बच्ची के अंडरगारमेंट से पाया गया है उसमें जो रिपोर्ट सामने आया है कि 18 से 24 साल, तो इसमें मनीष चंद्रवंशी के बेटे भी शामिल हैं, और अंशु अग्रवाल जो कि नीलम अग्रवाल के बेटे, ये दो तो शामिल ही हैं, पप्पू यादव हमेशा कह रहे हैं। और यही दोनों का नाम आखिर पप्पू यादव क्यों लेंगे? आप खुद सोचिए, पूरी जनता, यहां तक कि पीड़ित परिवार भी यही कहते नजर आए हैं कि आप हॉस्टल के संचालक, हॉस्टल के ओनर से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में अब जब डीएनए रिपोर्ट भी आएगा तो इसको झुटला दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक तो सारा केस या तो परिवार वालों पर डाला जा रहा है, या तो परिवार को छोड़कर अगर देखा जाए तो आत्महत्या कह दिया जा रहा है। तो ऐसे में डीएनए रिपोर्ट से भी हम लोग को, किसी को नहीं लगता है कि भाई वो सबूत जो है वो साबित हो सकता है, बच्ची को न्याय मिल सकता है। देखिए, मैं आप दोनों से एक बात बताना चाहूंगा, अब इस पूरे डिबेट को खत्म किया जाए, और एक आखिरी सवाल, जिस सवाल का जवाब पूरे बिहार को मिलना है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, बार बार इस नारा का जिक्र किया जाता है। हम दोनों लड़कियों से पूछना चाहेंगे, क्या बिहार में अभी बहार है, नीतीश कुमार है? क्योंकि नीतीश कुमार इस मामले में कुछ बोल नहीं रहे हैं। सम्राट चौधरी बस बयान देते नजर आते हैं, अपराधियों को मिट्टी में गाड़ देंगे, पाताल में छिपा होगा वहां से खोज के लाएंगे। आप दोनों ने कई बार खबरें की होंगी, विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री बने हैं, उन्होंने कितना बार कहा है कि बिहार में अपराधी नहीं टिक पाएंगे, उनको यहाँ से छोड़ना, बिहार छोड़ना पड़ेगा। जैसे गृह मंत्री बने थे उन्होंने कहा था बिहार से अपराधियों का सफाया होगा। गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी, दोनों महिलाएं आपसे पूछ रही हैं, अपराधी से बिहार में घूम रहे हैं, आपकी पुलिस निकम्मी है, खोज नहीं पा रही है, आपकी पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया, जिसके कारण बिहार की बेटी का केस सीबीआई को दे दिया गया है। इतना 1 महीना होने चला है, तो आप बताइए, क्या सम्राट चौधरी का बात सही हो रहा है? क्या डिप्टी सीएम जो कहते नजर आते हैं विजय सिन्हा, अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, अपराधी मिट्टी में कब मिलेंगे? आप क्या देख पा रही हैं? खबर आप भी कर रही हैं, रात में कभी घूमने जाती हैं या फिर ऑफिस से जाती हैं, रात हो जाता है कभी कभी, तो डर लगता है कि पटना ही जब सेफ नहीं है तो और जिले का क्या हाल होगा? बताइए कोमल। देखिए विशाल, सबसे बड़ी बात है कि बयान तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, ये जब से गृह विभाग उनको मिला है तब से वो दे रहे हैं कि अपराधियों को कब्र में गाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अभी तक अपराधी कब्र में ना गाड़े गए। और ऊपर से देखा जा रहा है कि जो दरिंदे हैं उन्हीं सबको बचाया जा रहा है, पीड़ित परिवार को ही परेशान किया जा रहा है। और एक महिला होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि डर तो लगता है, हर लड़की को लगता है, लेकिन जब न्याय नहीं मिले तब ज्यादा डर लगता है, क्योंकि जिस तरीके से दरिंदे को बचाया जा रहा है, एक लड़की के साथ अगर गलत होता है तो वो ये सोचती है कम से कम कि उसको न्याय मिलेगा, और बेचारी वो जो पीड़िता है वो मरने के बाद भी भटक रही है, अभी तक उसको न्याय नहीं मिला, पूरा परिवार मांग कर रहा है। तो कहां ये कब्र में गाड़ रहे हैं अपराधी को, कहां अभी तक अपराधी पकड़ाए हैं? और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा कोई भी एक्शन लेते नजर नहीं आए अभी तक देखा जाए तो। अब जाकर 20 दिनों बाद इनको याद आता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, जबकि स्टार्टिंग में ही कह चुके थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि एसआईटी से वो खुश नहीं थे, सीआईडी की जांच से वो खुश नहीं थे। तो बच्ची को अगर वो न्याय दिलवाना चाहते थे तो नीतीश कुमार ये काम पहले भी कर सकते थे। नीतीश कुमार इतना समय क्यों लगाए? आखिर सम्राट विजय सिन्हा की बात करें तो विजय सिन्हा 12-13 दिन बाद जाकर पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं, वो भी तब जाते हैं जब उनके समाज के लोग शामिल होते हैं, यानी कि और इसमें भद्द पिटती है, किरकिरी होती है नेताओं की, बिहार पुलिस की, तब जाकर के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को होश आता है कि पीड़ित परिवार किससे जाकर के मिलना चाहिए। आखिरी टेक आपका शालिनी लेना चाहेंगे कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, जो कहा जाता है बिहार सुरक्षित है, नीतीश कुमार है, महिलाएं सुरक्षित है, क्या अब भी ऐसा कहा जाएगा? चुनाव में तो कई सारे वादे और नारे चले थे, अब बताइए जब आप बाहर निकलती हैं रात के अंधेरे में, क्या आपको पटना जैसे राजधानी शहर में डर लगता है या नहीं लगता? क्योंकि आप पत्रकार हैं, बाहर जाती हैं काम करने के लिए, रात हो जाता है, हॉस्टल में जब दिन दहाड़ा ऐसा हो सकता है, तो क्या पटना के सड़कों पर नहीं होगा? बताइए, सुरक्षित है कि नहीं महिलाएं बिहार में?
देखिए विशाल, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जो कह रहे हैं कि हम अपराधियों को कब्र में गाड़ देंगे, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कब्र में गाड़ेंगे जरूर, लेकिन कब गाड़ेंगे? जब उनकी खुद की बेटी, बहन और बहू के साथ ये कांड होगा, तब अभी नहीं गाड़ेंगे, क्योंकि उनको कुछ मतलब ही नहीं है। अगर कुछ लेना देना होता तो वो कब्र में कब का जो अपराधी है वो गड़ चुका होता। लेकिन आपने एक बयान सुना होगा अशोक चौधरी का, जिसमें वो एक मीडिया को फटकार लगाते दिखे हैं। कह रहे हैं कि आप मीडिया वाले ये नीट छात्रा मामले को बेवजह तूल दे रहे हैं। तो उनको तो ये तमाम नेताओं को, या फिर सम्राट चौधरी हो गए, विजय कुमार सिन्हा या अशोक चौधरी हो गए, उनको ये लगेगा ही कि इस मामले को तूल दिया जा रहा है। और आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, सम्राट चौधरी कब्र में जरूर गाड़ेंगे, लेकिन कब गाड़ेंगे? जब इनकी बहू, बेटी और घर की किसी महिला पर आंच आएगा, ऐसे नहीं गाड़ेंगे। और रही बात ये सेफ होने की, तो बिहार बिल्कुल भी सेफ नहीं है, खासकर पटना सेफ नहीं है। अब जो लोग यहाँ से बाहर जाते थे, दिल्ली वगैरह के बारे में कहते थे वहां लड़कियां सेफ नहीं, लेकिन अब हम ये कहना चाहेंगे कि बिहार से लड़कियों का बड़े पैमाने पर पलायन होने वाला है, क्योंकि बिहार लड़कियों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। और ये जो सरकार है ये तब एक्शन लेगी जब इनकी बच्चियों के साथ कुछ होगा, वरना ये बिल्कुल एक्शन नहीं लेने वाली है, क्योंकि इनको बिहार की बच्चियों से सिर्फ वोट लेना है। ये बस बिहार की बच्चियों को एज अ कैडर वोटर देखते हैं, उसके अलावा इनको बिहार की बच्चियों से जीरो मतलब है, कुछ लेना देना नहीं है। वरना अब तक पीड़िता को इंसाफ मिल गया होता। यही जो अशोक चौधरी कहते हैं कि इस मामले को तूल पकड़ाया जा रहा है। खुदा न खास्ता अगर उनकी बेटी, जो अभी संसद भवन में सांसद पद पर बैठी हुई है, अगर उनकी बेटी पर कोई एक आंख उठाकर भी देख लेता तो इस वक्त पूरा पुलिस मुख्यालय उस अपराधी को दबोच कर जेल में मार पीट के ठूंस दिया होता। लेकिन ये गरीब की बच्ची है, एक ऐसी बच्ची है जो कि ना कोई परिवार से एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हैं, ना ही कोई पहुंच है। तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, बस कब्र में तभी डाला जाएगा जब बच्ची इन बड़े बड़े रसूखदारों और नेताओं की होगी। तो चलिए, हम दोनों से समझने की कोशिश कर रहे थे कि मामला सीबीआई तक तो चला गया है, क्या अब भी बेटी को इंसाफ मिलेगा या फिर मामला लंबा खिंचता चला जाएगा? एसआईटी के बाद अब सीबीआई की एंट्री हो गई है। नीतीश कुमार को अपने बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है और एसआईटी पर भरोसा नहीं है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। लगातार दर्श न्यूज आपको हर अपडेट बता रहा है और दिखा रहा है, आगे भी दिखाएंगे जब तक इस बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।